नमस्कार, हकीकत क्या है देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। ज्ञानवापी सर्वे का वीडियो अब तक आपने टुकड़े टुकड़े में देखा होगा। 5 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक के वीडियो बार बार घुमाए जा रहे हैं। उस पर ओवैसी कुछ कह रहे हैं, हिंदू पक्ष कुछ और कह रहा है, मुस्लिम पक्ष कोई तीसरी कहानी सुना रहा है, कई और लोग कई और बातें कर रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने वीडियो देखा ही नहीं, फिर भी लगातार कमेंट्री किए जा रहे हैं। हमने कल रात से अब तक ज्ञानवापी सर्वे के एक एक वीडियो को देखा है। वजू खाने से लेकर तहखाने तक के सारे वीडियो एक एक फ्रेम मिलाकर देखा, फिर जाकर यह रिपोर्ट तैयार हुई है। मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने की कहानियां आपने कई बार सुनी होंगी। पहली बार आप अपनी आंखों से देखेंगे कि वजू खाने में क्या है, ज्ञानवापी के तहखाने में क्या है, पहली मंजिल पर क्या है, गुंबद के नीचे क्या सच में गुंबद है, ज्ञानवापी की दीवारों पर कितने स्वास्तिक, कितने डमरू हैं, कुआं कहां है और कुएं का पानी किधर जाता है। इस रिपोर्ट से ज्ञानवापी सर्वे को आप पूरा समझ पाएंगे। ज्ञानवापी का सबसे नया वीडियो, ज्ञानवापी सर्वे की सबसे ऑथेंटिक तस्वीर, जिस वीडियो को पहले किसी ने नहीं देखा, जिसे पहले किसी ने नहीं दिखाया, 16 मिनट के अनकट वीडियो में प्रमाण ही प्रमाण है। ज्ञानवापी की पिक्चर अब एकदम क्लियर है। ज्ञानवापी के वजू खाने में फव्वारा नहीं, शिवलिंग मिला है। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग का प्रतिरूप, काला पत्थर, विशाल आकार, बड़ा घेरा, जिसे देखकर हिंदू पक्ष ने हर हर महादेव का नारा लगाया। ज्ञानवापी में मिले उसी शिवलिंग के दिव्य दर्शन आपकी टीवी स्क्रीन पर। शक की कोई गुंजाइश नहीं बची है। ज्ञानवापी का संपूर्ण सच सामने आ गया। सच वही है जो आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रहा है। ज्ञानवापी का गुंबद, ज्ञानवापी की दीवार, ज्ञानवापी के तहखाने में सबूतों का खजाना मिला है। कोने कोने में त्रिशूल के निशान हैं। ज्ञानवापी के अंदर जितने पत्थर उतने स्वास्तिक, उतने त्रिशूल के निशान हैं। 353 साल पहले औरंगजेब ने मंदिर तो गिरा दिया, लेकिन महादेव के सबूत वो नहीं मिटा पाया। काशी विश्वनाथ मंदिर का ज्योतिर्लिंग, उज्जैन के महाकाल मंदिर का ज्योतिर्लिंग, गुजरात के सोमनाथ मंदिर का ज्योतिर्लिंग, ये सभी ज्योतिर्लिंग स्वयंभू शिवलिंग हिंदुओं की, शिव भक्तों की अगाध आस्था का केंद्र हैं। अब ज्ञानवापी के वजू खाने में मिले शिवलिंग को देखिए। एक तरफ से नहीं, चारों ओर से देखिए। यह कुदरती पत्थर से बना है, यह सीमेंट से नहीं बना, इसे छेनी हथौड़ी से काट कर नहीं बनाया गया। तभी तो हिंदू पक्ष ने इसे देखते ही कहा, बाबा मिल गए, काशी के स्वयंभू महादेव मिल गए। शिवलिंग को देखते ही एडवोकेट कमिश्नर ने उसे अपने हाथों से छूकर देखा और तुरंत वीडियोग्राफी के आदेश दिए। ठीक है, इसका वीडियोग्राफी बनाइएगा अच्छे से। लिखा ग्रामीण अभियंत्रण के अभियंता द्वारा कथित शिवलिंग के अंदर जो पाइप नुमा आकार पाया गया, इसको पाइप नहीं बताया गया। ज्ञानवापी सर्वे टीम ने इस शिवलिंग को छूकर देखा, हिंदू पक्ष ने भी इसे छूकर देखा। शिवलिंग जब तक पानी के अंदर था तब तक कुछ भी कहना बहुत मुश्किल था। वजू खाने का पानी निकाला गया तो सच सामने आ गया। शिवलिंग सबकी नजरों में आ गया। उस समय पानी से पूरा ढका था। पानी जैसे निकाला गया तो उस पर काई था। हम लोग उसे नगर निगम कर्मचारियों द्वारा उसको पूरा साफ कराए तो स्पष्ट दिखाई दिया कि ऊपर अलग मटेरियल था जो कि 5 पर चीनी लगे हुए लाइन और नीचे काला पत्थर था, बिल्कुल काला पत्थर कसौटी की तरह था। जो है स्पष्ट है कि वह शिवलिंग ही है, शिवलिंग की तरह प्रतीत भी होता था और उसे हम लोग शिवलिंग मानते हैं। ये काई जो लगी थी उसको कैसे साफ किया गया? उसमें देखा गया कि जो
सर्वे टीम भी गई थी, उन्होंने छूकर भी देखा। क्या आप लोगों ने भी छूकर देखा? हाँ, बिल्कुल छूकर देखा। लोहे की जाली होती है और नीचे लोहे लकड़ी का होता है, इसे रगड़ के पूरा साफ किया गया और ब्रश हाँ, ब्रश से साफ किया गया और पूरा का पूरा एकदम काला पत्थर दिखाई देने लगा। उसी समय हम लोग हैरत हो गए, हर हर महादेव को नारा लगाए। कुछ लोग नृत्य की मुद्रा में आ गए थे। हालांकि विषय जो है जांच कमिश्नर विशाल सिंह जी डांटे कि नहीं, अभी नारा लगाने की अवस्था नहीं है, लेकिन वह औलादित क्षण था, बड़े खुशमय का सर था और हम लोग हर्षित थे। आपने छूकर देखा उस आकृति को, कैसा आपको प्रतीत हुआ? क्योंकि तमाम कई शिवलिंग और भी जगह आपने छूकर कभी पूजा की होगी। हाँ, बिल्कुल। आपको मैडम बड़ा आश्चर्य होगा कि अजय मिश्रा इस जांच कमिश्नर से चीनी मंगवाए, चीनी से पूरा का पूरा शिवलिंग को जो है सर से मतलब कि अभिषेक हुआ जो है, और ऐसे ही नहीं छोड़ दिया, बिल्कुल चीनी से पूरा अभिषेक किया गया। हम लोग जो है पूरा अभिषेक किया, हम लोग हाथ भी जोड़े, यहाँ तक कि जांच मुस्लिम पक्ष के जो अभय यादव जी हैं स्पष्ट कहते थे कि यदि यह शिवलिंग है तो मैं भी प्रणाम करता हूँ, उन्होंने भी कहा था। अब अलग बात है कि अब कहें न कहें। शिवलिंग के ऊपर सीमेंट लगाकर धोखा दिया जा रहा था। सीमेंट के पत्थर को 5 हिस्सों में बांटकर उसे फव्वारे की शक्ल दी गई थी, लेकिन सच को छिपाया नहीं जा सका। शिवलिंग को रगड़ रगड़ कर साफ किया गया। शिवलिंग तो आपने देख लिया, अब आपको बताते हैं कि यह मिला कहां। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के गेट नंबर 4 से जैसे ही आप ज्ञानवापी में प्रवेश करते हैं, वैसे ही सामने के मैदान में वजूखाना मिलता है। ज्ञानवापी के जिस मैदान में मुसलमान नमाज पढ़ने आते हैं, उसी मैदान में 33 फुट बाई 33 फुट पैमाइश का वजूखाना बना है। ऊपर से देखें तो वजूखाना ऐसा दिखता है, अंदर पहली बार जब कैमरा पहुंचा तो वजूखाना ऐसा दिखा। इसी वजूखाने के बीचों बीच 5 फुट व्यास का एक कुंड है, जिसके बारे में मुस्लिम पक्ष का दावा है कि उसमें फव्वारा लगा है। जब तक जांच नहीं हुई थी तब तक सभी उसे फव्वारा ही मानते रहे, लेकिन जांच के लिए पानी निकाल कर देखा गया तो वहां काले पत्थर का विशाल शिवलिंग मिला। काशी विश्वनाथ के नंदी जिधर देख रहे हैं, ठीक उसी दिशा में नंदी की मूर्ति से 83 फुट की दूरी पर ज्ञानवापी के वजूखाने के बीचों बीच बनाए गए कुंड में शिवलिंग मिला। वहां फव्वारे का ना तो कोई पाइप मिला, ना ही मस्जिद इंतजामिया कमेटी के लोग फव्वारा चलाकर दिखा पाए। इसीलिए अगर आप हमारा प्लेन पढ़ेंगे तो हमारा प्लेन बड़ा स्पष्ट है कि हमें इसीलिए वहाँ पूजा का अधिकार दिया जाए क्योंकि हमारे देवता विराजमान है, और इसीलिए हमने कहा है कि आपका जो ऑक्यूपेशन है मुस्लिम पक्ष का, वो एक इलीगल ऑक्यूपेशन का केस है। जो शिवलिंग है, क्या आप लोगों ने उसको, जो शिवलिंग जैसी आकृति है, क्या आप लोगों ने भी उसको छूकर देखा? क्योंकि वीडियो में देखा जाए जो सर्वे जो टीम है उन्होंने छूकर नहीं। देखिए, मैंने तो छू के नहीं देखा, मैंने दूर से देखा था उसको, और जितनी पास जा सकता था पास जाके देखा था। छुआ मैंने नहीं था, बहुत से लोगों ने छुआ था, बहुत से लोगों ने नहीं छुआ था, पर वो स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है कि भगवान शिव का शिवलिंग है, जिसको भी एक फव्वारा और फाउंटेन बताने की कोशिश की जा रही है। उसके ऊपर अलग पत्थर, ये क्या वहां से साफ दिख रहा है? एकदम स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि उसके ऊपर एक अलग सीमेंट का पत्थर रखा गया है। एडवोकेट कमीशन ने भी अपनी रिपोर्ट में यही मेंशन किया है कि उसके ऊपर जो पत्थर है वो उस ओरिजिनल पत्थर का पार्ट नहीं है। शिवलिंग के स्पष्ट दर्शन के लिए सबसे पहले वजूखाने के कुंड पर सीढ़ी लगाई गई। सीढ़ी के जरिए एडवोकेट कमिश्नर और दोनों पक्षों के वकील वहां पहुंचे। हिंदू पक्ष की अपील पर पानी निकालने का काम शुरू हुआ। पानी निकालने के बाद शिवलिंग दिखने लगा तो उसे रगड़ रगड़ कर साफ किया गया। जब यह स्पष्ट हो गया कि काले पत्थर की आकृति फव्वारा नहीं शिवलिंग ही है, तो हिंदू पक्ष के वकीलों और याचिकाकर्ताओं ने उसे प्रणाम किया। यह सब वहां हुआ जहां लोहे की बैरिकेडिंग की दूसरी तरफ से नंदी देख रहे थे। सिर्फ 83 फीट की दूरी थी। 353 साल तक नंदी ने इंतजार किया। 16 मई 2022 को वो मौका आया जब नंदी के सामने महादेव प्रकट हो गए। अभी तक आपने ग्राउंड फ्लोर के वीडियो देखे, अब आपको तहखाने में ले चलते हैं। तहखाने का ये वो हिस्सा है जो वजूखाने के नीचे पड़ता है। 353 साल पहले औरंगजेब के समय जो मस्जिद बनाई गई, उसमें हिंदू मंदिरों के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया, मगर सदियों बाद तहखाने में ईंट और सीमेंट से भी दीवार बनाई गई। इस दीवार के पीछे क्या है कोई नहीं जानता। सच जानना है तो इस दीवार के पीछे भी कैमरा ले जाना पड़ेगा। ये पूरा बंद किया गया है। ये बंद किया गया है, कब किया गया ये कहना मुश्किल है। ये देखिए सीमेंट है, अंदर क्या है हम नहीं जानते हैं। चूना और वो हाँ सुर्खी है सब। लगभग इसे नापिए, फीता भेजिए, कहाँ गए?
फोटो खींच लीजिए। चलिए फोटो खींच लिया। आप उधर से इधर आइए तो फोटो देखिए भाई फोटो खींचिए, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक खींचिए। आइए। बंद किया गया है पूरा, साफ नहीं नजर आ रहा है। आप एकदम हमारा कहना है कि बंद है, आप कहिए आप हम ये देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं पटिया से। वो बढ़िया तो ऊपर रखी हुई है। हाँ, रखा गया। बढ़िया तो ऊपर है ही है। तभी सपोर्ट दिया गया है। आप अपना लिखवाएंगे, हम अपना लिखवाएंगे। उसी के नीचे ये पाइपलाइन भी लगा हुआ है, जिसको कहते हैं बंद किया गया, उसी में ये पाइपलाइन भी है। उसका जो क्या तालाब है उसका है ये, उसी के नीचे वो पाइपलाइन है। उसमें ये वीडियोग्राफी करेंगे। आगे थोड़ा बढ़ जाइए। एक मिनट। हाँ, बोल दीजिए आप। ये पाइपलाइन जो है उसे फुहारे का पानी के निकालने का हमारे वो तालाब के पानी निकासी का रास्ता बना दिया गया है, और इसको खींच ले यहाँ से लेके उस यहाँ तक खींचे इस दीवार तक। आइए आ जाइए। चलिए बढ़िए बढ़िए भैया। हो गया। ज्ञानवापी का फ्रंट साइड और ज्ञानवापी का बैक साइड तस्वीरें तो आपने पहले भी देखी होंगी। आज एकदम क्लोजअप वीडियो देखिए। अब तक आपने कुछ वीडियो टुकड़े टुकड़े में देखे होंगे। पहली बार वजू खाने से लेकर तहखाने तक एक एक मिनट का अनकट वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। ज्ञानवापी में मंदिर होने के सबूतों की भरमार है। हिंदू देवी देवताओं की निशानियां भरी हुई हैं। दीवारों पर संस्कृत में मंत्र लिखे हुए हैं। ज्ञानवापी को मस्जिद बताने वाले, शिवलिंग का सबूत मांगने वाले देख लें। ज्ञानवापी सर्वे के वीडियो में सारे सबूत हैं। त्रिशूल और डमरू, स्वास्तिक और घंटा, ज्ञानवापी के कोने कोने में महादेव के प्रमाण है। पश्चिमी दीवार जो बिल्डिंग बनी है नई वाली, उसके बहुत पहले की है, पुरानी है, यह भी साबित है। और उस दीवार पर गुंबद टिका हुआ है। ये बिल्डिंग में गुंबद से लेकर नीचे तक केवल और केवल हिंदू मंदिरों के चिन्ह हैं। गुंबद के नीचे हिंदू गुंबद शिखर तोड़कर उसको ढांक दिया गया और उसके ऊपर बड़ा गुंबद रख दिया गया। ये भी साबित है। गुंबद के ऊपर गुंबद, क्योंकि आप नीचे जाके देखिए जो सोकाल मस्जिद है, तो जो बड़ा वाला गुंबद है पूरा दिखना चाहिए, नीचे से छोटा दिख रहा है क्योंकि उसके नीचे हिंदू गुंबद है, शिखर है, उसको हम लोग शिखर बोलते हैं। जहाँ पर ये लोग आजकल नमाज पढ़ते हैं वहाँ स्वास्थ्य के निशान है, उसको कैलेंडर लगा दिया गया ताकि दिखे ना, उसमें और बहुत से हिंदू निशान चिन्ह हैं। नीचे आइए तहखाने में तो खम्भों पर संस्कृत श्लोक लिखे हैं, कमल का निशान है, हाथी है, हाथी हमारे पूजनीय है, हाथी है, साफ दिख रहा है, और कई टूटी मूर्तियां हैं। यह ज्ञानवापी का पिछला हिस्सा है। नक्शे पर देखें तो इसी को पश्चिमी दीवार कहते हैं। हिंदू पक्ष का दावा है कि इसी दीवार के पीछे आदि विश्वेश्वर मंदिर का प्राचीन गर्भगृह था, जिसके दरवाजे को औरंगजेब की सेना ने पत्थर की दीवार बनाकर बंद कर दिया। ज्ञानवापी के पिछले हिस्से में पत्थरों के ढेर लगे हैं। कुछ पत्थर अनगढ़ हैं तो कई पत्थर तराशे हुए हैं। इन बलुआ पत्थरों से दीवार भी बनाई जा सकती है और दरवाजा भी। ज्ञानवापी का सच क्या है, इसका पता लगाने के लिए सर्वे टीम ज्ञानवापी के पिछले हिस्से में गई तो दीवारों पर त्रिशूल और डमरू बने हुए मिले। आंखें खोलकर देख लीजिए, ज्ञानवापी की इस दीवार पर जितने पत्थर हैं उतने त्रिशूल दिखेंगे। बहुत गौर से देखेंगे तो इन्हीं पत्थरों पर संस्कृत में श्लोक लिखे हुए दिखेंगे। ज्ञानवापी के अलावा दूसरा कोई मस्जिद नहीं जहां हिंदू मंदिर होने के इतने प्रमाण में। तभी तो हिंदू पक्ष ये दावा कर रहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद नहीं बल्कि ज्ञानवापी मंदिर है, जिस पर गुंबद बनाकर इसे मस्जिद बनाने की कोशिश की गई। ये वीडियो मुस्लिम समुदाय के नेता, मुस्लिम धर्मगुरु और मस्जिद के पक्ष में दलील देने वाले वकील भी देख रहे हैं। हिंदू निशानियों का, शिवलिंग का, त्रिशूल का जब कोई जवाब नहीं मिला तो 1991 के वर्शिप एक्ट की आड़ ले लेते हैं। ओवैसी हिंदुओं को चुनौती देकर कहते हैं एक्ट तो एक्ट ही रहेगा, मस्जिद तो मस्जिद ही रहेगी। पहले तो मैं उन वीडियोस को नहीं मानता हूं, क्योंकि हो सकता है कि वो वीडियोस कंप्लीटली झूठ हो, एडिट करे हुए हो। क्या कोर्ट ने उसको दिया? क्या कोर्ट ने कहा कि पब्लिक डोमेन में? और अगर वीडियो सच भी हैं तब भी एक्ट रहेगा, कानून रहेगा। और सुनिए एक्ट ही रहेगा, उसमें कुछ होने वाला नहीं है।
ओवैसी एक्ट का नाम लेकर नैरेटिव बदलना चाहते हैं। हिंदू पक्ष के वकीलों के पास उसकी भी काट वाली दलील है। पिछले 30 से 32 सालों से सिर्फ खिलवाड़ किया जा रहा है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेके, और मैं तो कहता हूं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट शिवलिंग में निकलने के बाद उनके उल्टा पड़ता है, क्योंकि वहां पे देवता विराजमान है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जितनी बातें हमने अपनी प्लेंट में लिखी थी, हर एक बात सच साबित होती दिख रही है। हर एक प्लेंट का पैरा सच की कसौटी पे खरा उतर रहा है। और आप देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, हमने अपनी प्लेंट में कहा था कि वहां पे देवता विराजमान है, वहां पे विजिबल देवता है, और वो आज जब भगवान शिव का वहां पे शिवलिंग मिला है तो कोई भी उसे देख के नहीं कह सकता है कि वो शिवलिंग नहीं है। मुस्लिम पक्ष शिवलिंग को आज भी फव्वारा बता रहा है। इस दावे की हकीकत देखते हैं। फव्वारे के लिए 2 सिस्टम जरूरी होता है, या तो वो बिजली से चले या किसी बहुत ऊंची टंकी से पानी लेकर हाइड्रोलिक सिस्टम से फव्वारा चलाया जाए। वजू खाने के फव्वारे में बिजली की कोई मोटर नहीं है, कोई पाइप का सिस्टम नहीं दिखता, मगर ज्ञानवापी में एक प्लास्टिक की टंकी जरूर है। ज्ञानवापी की बैरिकेडिंग के ठीक बगल में एक कुआं है। ये ज्ञानवापी कुआं नहीं है, वो कुआं तो काशी विश्वनाथ मंदिर का हिस्सा है। ज्ञानवापी परिसर के इस कुएं के नीचे झांक कर देखेंगे तो कुछ पाइपें लगी हुई दिखती हैं। इन पाइपों का कनेक्शन ज्ञानवापी की इस टंकी से है। प्लास्टिक के इस टंकी की कैपेसिटी करीब 5000 लीटर की है। यह टंकी वजूखाने के बगल में रखी है और यहाँ से कुछ पाइपें वजूखाने की तरफ भी जाती हैं। लेकिन इस साइड पर रखी टंकी से हाइड्रोलिक सिस्टम वाला फव्वारा नहीं चल सकता, और ज्ञानवापी के वजूखाने में बिजली के मोटर से फव्वारा चलाने का कोई निशान नहीं दिखता। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, हाथ कंगन को आरसी का, पढ़े लिखो को फारसी का, यतो धर्मस्ततो जयत। बाबा वही है, वही शिवलिंग है जिसको हमने घोषित किया था। बिल्कुल फव्वारा है ही नहीं। हम तो अभी भी कहते हैं फव्वारा तो चला के दिखाएं, क्योंकि फव्वारा है ही नहीं। वह तो देवाधिदेव महादेव प्रलयंकर शंकर काशीपुराधिपति शिव हैं, साक्षात शिव हैं। ज्ञानवापी का सच 353 साल तक छिपाया गया। मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। हिंदू मंदिर के शिखर पर मस्जिद का गुंबद रख दिया गया। मंदिर की निशानियों को मिटाने की कोशिश तो बहुत की गई। शिवलिंग की जगह पर पानी भरकर वजूखाना बना दिया गया, लेकिन सच तो सच है, और सच शिवलिंग के रूप में सामने आ गया है। प्रधानमंत्री ने आज 10 करोड़ किसानों के अकाउंट में सिर्फ 10 सेकंड में 21,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए। 8 साल पहले यह नामुमकिन था। नरेंद्र मोदी ने पिछले 8 साल में वो करके दिखाया है जो 2014 से पहले असंभव माना जाता था। लेकिन मोदी ने सिर्फ लोगों के अकाउंट में पैसे नहीं पहुंचाए हैं, मोदी ने वो काम किया है जो आने वाले 100, 200, 400 सालों तक याद किया जाएगा। आज हम प्रधानमंत्री के मास्टर प्रोजेक्ट्स की बात करेंगे जो मोदी ने सोचा, किसी और ने नहीं। ऐसे प्रोजेक्ट्स जिनके बारे में लोगों ने कहा हो नहीं सकता, कुछ ने कहा इम्पॉसिबल है। मोदी ने 8 साल में इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना दिया। 14 से पहले प्रोजेक्ट्स कागज पर बनते थे, कागज पर ही रह जाते थे। 14 के बाद मोदी राज में प्रोजेक्ट्स सिर्फ कागज पर ही नहीं बने, काम हुआ। नींव से लेकर मॉनिटरिंग तक सब मोदी के लेवल पर हुआ, और ये सारे प्रोजेक्ट्स आज पूरे हो चुके हैं। मोदी ने ऐसे कौन से प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए जो चैलेंजिंग थे? मोदी ने उन्हें कैसे पूरा किया? लोग क्यों कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है? नामुमकिन से मुमकिन कर दिखाने का नाम मोदी कैसे है? इस रिपोर्ट से समझते हैं। मोदी ने 8 साल में कितना बदल दिया हिंदुस्तान। अगर आज मैं कुछ कर पाता हूं, दिन रात दौड़ पाता हूं, तो ये मत सोचिए कि ये मोदी करता है, ये मत सोचिए कि मोदी दौड़ता है। ये सब तो 130 करोड़ देशवासियों की कृपा से हो रहा है। सोचिए, सिर्फ 10 सेकंड में मोदी ने 10 करोड़ किसानों के खाते में 21,000 करोड़ रुपए पहुंचा दिए। किसी का एक नया पैसा ना इधर गया, ना उधर, ना अटका, ना भटका, सीधे खाते में ट्रांसफर हुआ। 2014 से पहले अखबार की सुर्खियों भरी रहती थी, हेडलाइन बनी रहती थी, टीवी के पर चर्चा होती रहती थी। बात क्या होती थी?
बात होती थी अफसरशाही की, बात होती थी अटकी लटकी फटकी योजनाओं की, लेकिन वक्त बदल चुका। ये कोई नहीं सोच सकता था, मगर मोदी ने जो 14 में सोचा वो 22 में भी हो रहा है। अब सरकार माई बाप नहीं है, वो वक्त चला गया। अब सरकार सेवक है, सेवक, जनता जनार्दन की सेवक। किसानों के खाते में एक क्लिक में पैसा पहुंचा, ये है मोदी मैजिक। लेकिन ये इकलौता मैजिक नहीं है। 8 साल में काम ही ऐसे हुए हैं कि 100-200 साल बाद भी लोग यही कहेंगे कि जो काम कोई ना कर सका वो तो मोदी ने ही किया। इसके एक नहीं, 2 नहीं, 8 बड़े एग्जाम्पल्स हैं। नॉर्थ में अटल टनल, काशी विश्वनाथ धाम, केदारनाथ धाम और नेशनल वॉर मेमोरियल। वेस्ट में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, नॉर्थ ईस्ट में भूपेन हजारिका सेतु, साउथ में स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी। आपने सुना होगा मोदी ने 8 साल में देश का नक्शा बदल दिया। नक्शा बदलने का मतलब यह होता है मोदी ने रूप बदल दिया, स्वरूप बदल दिया। मोदी ने 8 साल में यह कैसे मुमकिन किया? काम भी किया, डिलीवर भी किया, मगर विरोधियों की तरह अपना नाम तक नहीं लिया। हां, सबका हिसाब जरूर दिया। एक परिवार के 48 ईयर में हमने क्या खोया, क्या पाया, हमने क्या हासिल किया। 48 साल उन्होंने राज किया। हमारे पहले प्रधानमंत्री ने लगभग 17 ईयर तक इस देश का शासन संभाला। उसके बाद उनकी बेटी ने लगभग 14 ईयर तक देश का कारोबार संभाला और फिर उनके पुत्र ने 5 साल प्रधानमंत्री पद पर रह करके कार्य संभाला। 2004 से 2014 रिमोट कंट्रोल से ये परिवार किस प्रकार से देश की सरकार चलाता था। 2002 का अटल टनल प्रोजेक्ट 18 साल बाद 2020 में डिलीवर हुआ। तब मोदी ने ये क्यों कहा? सिर्फ 6 साल में हमने 26 साल का काम पूरा कर लिया। साल 2002 में अटल जी ने इस टनल के लिए अप्रोच रोड का शिलान्यास किया था। अटल जी की सरकार जाने के बाद जैसे इस काम को भी भुला दिया गया, प्रोजेक्ट या तो प्लानिंग के स्टेज से बाहर ही नहीं निकल पाए, या जो निकले वो अटक गए, लटक गए, भटक गए। – 2003 में जिस भूपेन हजारिका सेतु का आइडिया क्वाइन किया गया, वो 14 साल बाद 2017 में जब देश को मिला, तब मोदी को ये क्यों कहना पड़ा? अगर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 2004 में दोबारा चुन करके आई होती तो ये ब्रिज आज से 10 साल पहले आपको मिल गया होता। देश के शहीदों के सम्मान में जिस नेशनल वॉर मेमोरियल का प्रस्ताव 1960 में दिया गया था, उसे पूरा होने में 59 साल लग गए। 2019 में इस प्रोजेक्ट को पूरा करने वाले प्रधानमंत्री मोदी ही थे और तब उन्होंने ये कहा था, राष्ट्रीय समर स्मारक की मांग कई दशक से निरंतर हो रही थी। 1-2 बार प्रयास हुए, लेकिन कुछ ठोस नहीं हो पाया। 8 साल से ये सिस्टम वही है, अफसर वही है, बस डायरेक्शन बदल गया है, काम करने का तरीका बदल गया है। मोदी की नीति और नीयत के अनेक उदाहरणों में से एक है काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर। सोचिए, मार्च 2019 में मोदी काशी विश्वनाथ धाम प्रोजेक्ट की नींव रखते हैं और दिसंबर 2021 में उसे देश को समर्पित कर देते हैं। सिर्फ 21 महीने, जी हां,
जिस देश में कभी दशकों तक बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लटके, अटके और भटके रहते थे, उसी देश में मोदी ने 21 महीनों के भीतर काशी को उसका गौरव वापस दिला दिया। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्राइम मिनिस्टर मोदी को डे 1 से पता था कैसे काम करना है, किससे काम कराना है, कितने दिन में काम कराना है। इसी का एक और एग्जाम्पल केदारनाथ धाम भी है। 2013 की त्रासदी के बाद बाबा केदारनाथ धाम को भी भव्य रूप में स्थापित करने के लिए मोदी ने जमीन आसमान एक कर दिया। केदारनाथ धाम के रिकंस्ट्रक्शन का फेज 1 2017 में लॉन्च हुआ और 2021 तक कंप्लीट भी हो गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल। एक उदाहरण विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का भी है। सोचिए, 2013 में इस मेगा प्रोजेक्ट पर कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ और 5 साल के बाद 2018 में बिल्कुल टाइम बाउंड मैनर में प्रोजेक्ट को फिनिश करके मोदी ने इसे देश को समर्पित कर दिया। मोदी ने ये कैसे किया? दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा का आइडिया मोदी को कहां से मिला? घटना का स्वागत करें। जब मैंने गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर इसकी कल्पना की थी तो एहसास नहीं था कि एक दिन प्रधानमंत्री के तौर पर मुझे ही ये पुण्य काम करने का मौका मिलेगा। मुझे ये भी याद है कि जब ये विचार मैंने सामने रखा था तो शंकाओं आशंकाओं का भी एक वातावरण बना था। जब ये कल्पना मन में चल रही थी तब मैं यहां की पहाड़ों को खोज रहा था कि मुझे कोई ऐसी बड़ी चट्टान मिल जाए, उसी चट्टान को नक्काशी कर करके उस पर से सरदार साहब की प्रतिमा निकालूं। हर प्रकार के जांच पड़ताल के बाद पाया कि इतनी बड़ी चट्टान भी संभव नहीं है और ये चट्टान भी उतनी मजबूत नहीं है। तो मुझे मेरा विचार बदलना पड़ा और आज जो रूप आप देख रहे हैं उस विचार ने उसमें से जन्म लिया। प्रधानमंत्री आएंगे जाएंगे, मगर 400 साल बाद भी अगर कोई स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने जाएगा तो यही बोलेगा कि इसे तो मोदी ने बनवाया है। भविष्य में मोदी प्रधानमंत्री रहे ना रहे, अटल टनल रहेगा, भूपेन हजारिका सेतु रहेगा, काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर से लेकर केदारनाथ धाम और नेशनल वॉर मेमोरियल तक हर जगह मोदी का चेहरा भले ना दिखे, मोदी का नाम तो रहेगा। किसी भी डेमोक्रेसी में लीडरशिप का सबसे बड़ा इम्तिहान यही है कि हर काम समय पर पूरा हो, पूरी प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन के साथ कंप्लीट हो। मोदी से पहले ये वर्क कल्चर नहीं था। मोदी ने सोच भी बदली, अप्रोच भी बदला। इसी एफिशिएंट और इफेक्टिव मोदी मॉडल का रिजल्ट 8 साल में दिखा। पहले फाइलें अटकी रहती थी, एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस घुमा करती थी, लेकिन मोदी ने फाइलें नहीं, फाइलों की प्रेजेंटेशन पर फोकस रखा। हॉटलाइन चालू किया, ऑफिसर से कमरे में मीटिंग भी की, उन्हें वर्चुअली भी जोड़ा। मोदी ने अपना कोई नया सिस्टम शुरू नहीं किया, जो सिस्टम पहले से था बस उसे फाइन ट्यून किया। मोदी ने नौकरशाही और पब्लिक के बीच की दूरी मिटाई। जो काम 20 साल से लटके पड़े थे उसे हरी झंडी दिखाने के लिए अफसरों को बिठाया, फाइलें पास कराई, काम चालू कराया और इस तरह एंड रिजल्ट आया। हिंदुस्तान में अत्यंत महत्वपूर्ण ऐसे प्रोजेक्ट्स कभी 30 साल पहले घोषणा हुई, फाइल में मंजूरी मिल गई, कहीं 20 साल पहले घोषणा हो गई, कभी तो नेताजी ने जाकर के पत्थर भी जड़ दिया, फोटो भी निकलवा दिया, भाषण भी कर दिया, लेकिन वो कागज और फाइल के बाहर प्रोजेक्ट कभी निकला ही नहीं। तो मैंने एक प्रगति नाम का कार्यक्रम चलाता हूं। टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए देश के सभी मुख्य सचिवों के साथ और भारत के सरकार के सभी सचिवों के साथ
इन प्रोजेक्ट्स को लेकर के मैं बैठता हूं और खुद भी उसका मॉनिटरिंग रिव्यू करता हूं। पुरानी सरकारों का स्वभाव था लटकाना, अटकाना, भटकाना, यही होता रहा। आप हैरान होंगे, करीब करीब 10 लाख करोड़ रुपयों के प्रोजेक्ट्स जो ऐसे ही लटके हुए, अटके हुए, भटके हुए पड़े थे, उनको हमने कार्यान्वित किया, धन का प्रबंध किया और आज तेज गति से वो काम आगे चल रहे हैं। मोदी जिस अटके, भटके और लटके हुए प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं, अटल टनल उन्हीं में से एक है। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने 2002 में इसकी नींव रखी, मगर फिर क्या हुआ ये देखिए। यूपीए सरकार में साल 2004 से 2013 तक यानी करीब 9 साल में सिर्फ 1300 मीटर सुरंग का निर्माण हो पाया, यानी 9 साल में 1.5 किलोमीटर से भी कम की सुरंग बनी। जो प्रोजेक्ट 950 करोड़ रुपए का था, लेट लतीफी की वजह से उसकी लागत 3200 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। साल 2005 में यह आकलन किया गया था कि ये टनल लगभग 950 करोड़ रुपए में तैयार हो जाएगी, लेकिन लगातार होती देरी के कारण आज ये 3 गुना से भी ज्यादा यानी करीब करीब 3200 करोड़ रुपए से अधिक खर्च करने के बाद पूरी हो पाई है। कल्पना कीजिए कि अगर 20 साल और लग जाते तब क्या स्थिति होती। एक्सपर्ट बताते हैं कि जिस रफ्तार से अटल टनल का काम उस समय हो रहा था, अगर उसी रफ्तार से काम चला होता तो ये सुरंग साल 2040 में जाकर के शायद पूरी होती। इसे लेकर जिस तरह की गंभीरता थी और उसकी गंभीरता की आवश्यकता थी, जिस तरह की राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत थी, दुर्भाग्य से वैसी नहीं दिखाई गई। 14 में एंट्री के साथ ही मोदी ने काम की स्पीड बढ़वाई, सुरंग के रास्ते में पड़े सारे रोड ब्लॉक हटाए। 31 अगस्त 2020 को सुरंग का काम कंप्लीट हो गया और 3 अक्टूबर 2020 को मोदी ने इसे देश को समर्पित कर दिया। और ये मोदी सरकार की राजनीतिक इच्छा शक्ति की वजह से ही मुमकिन हो पाया। अटल टनल, हाँ, ये अटल टनल का काम 6 साल में आपने कर दिया, जो 26 साल का काम लोग मान रहे थे कि नहीं हो सकता है पूरा। ऐसा क्या था जो पहले नहीं हो सकता था और अब हो जा रहा है? सर ऐसा है कि हम एक ही नहीं, अभी मैं आपको केवल जैसे कुछ निगेटिव भी पॉइंट है। देखिए अभी मैं 2.5 लाख करोड़ की टनल बना रहा हूं, 285 किलोमीटर पूरे देश में। अलग अलग हमने क्या किया, 285 किलोमीटर लंबी टनल? नहीं, अलग अलग टनल बनाकर इतना है। मैं आपको एक दिल्ली के लिए अच्छी बात बताता हूं। ये जो झोजिला टनल थी, इसका 4 बार टेंडर निकला और उसकी कॉस्ट 4 बार हम फेल हो गया सब, और 12,000 करोड़ हो गई। फिर मैंने सोचा कि इसका अध्ययन करो, तो यही ओबेरॉय में एसोसिएम करके दिल्ली में एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनके स्पॉन्सरशिप में हमने 1-2 दिन का वर्कशॉप लिया और पूरे वर्ल्ड के कंसल्टेंट बुलाए और बहुत अध्ययन किया। उसका टेक्निकल और फाइनेंशियल क्वालिफिकेशन मैंने तैयार किए। और आपको ताज्जुब होगा कि देश के इतिहास में पहली बार 12,000 करोड़ की टनल 5,000 करोड़ में बन रही है और करीब 5,000 करोड़ की हमने बचत की है। और आज टनल में 1,000 लोग, जैसे ये हॉल है ना, ऐसे टनल के अंदर 1,000 लोग घुसे हुए हैं और वहां -6 और -8 डिग्री का टेम्परेचर है, वही रहते हैं और वही काम कर रहे हैं। तो देखिए जब इच्छा शक्ति होती है, मैं अक्सर एक बात कभी कहता हूं कि इफ देयर इज ए विल देयर इज ए वे, एंड इफ देयर इज नो विल देयर इज ओनली सर्वे, डिस्कशन, सेमिनार, कमिटी, सब कमिटी एंड रिसर्च। द स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल, ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है और इसके कारण न होने वाले काम हो जाते हैं। मोदी से पहले की सरकारों ने अटल टनल की ही तरह असम की भूपेन हजारिका सेतु की फाइलें भी अटकाए रखी, भटकाए रखी, लटकाए रखी।
इस सेतु का आइडिया 2003 में आया था, जब तिनसुकिया के विधायक जगदीश भुयान ने इस तरह के एक पुल की मांग की थी और तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल जी ने उस पुल की फिजिबिलिटी रिपोर्ट की मंजूरी भी दे दी थी। मगर फिर केंद्र सरकार बदली, यूपीए का राज आया और 5 सालों तक काम ठप पड़ गया। 2009 में जाकर यूपीए कैबिनेट ने इस ब्रिज का अप्रूवल दिया और 2 साल बाद 2011 में पुल पर काम शुरू हो पाया। ध्यान रहे, ये वो दौर था जब केंद्र में मनमोहन सिंह की और असम में तरुण गोगोई की कांग्रेस सरकार थी, मगर उस वक्त डबल इंजन वाले विकास का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। ये सेतु सिर्फ लोगों की राह आसान करने वाला नहीं था, चीन की चुनौतियों को देखते हुए रणनीतिक रूप से भी इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा थी। यूपीए ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, मगर जैसे ही 14 में मोदी की एंट्री हुई, ब्रिज के काम में भी रफ्तार आ गई। 2017 आते आते, यानी मोदी के पीएम बनने के 3 साल के बाद ही 14 साल पुराना प्रोजेक्ट डिलीवर हो गया। 9 किलोमीटर से ज्यादा लंबा पुल असम को मिल गया। 5.5 घंटे से ज्यादा का ट्रेवल टाइम 30 मिनट का हो गया। ये पुल इस तरह से डिजाइन किया गया है कि सेना के अर्जुन टैंक और T-72 बैटल टैंक्स का भार भी उठा सकता है। भूपेन हजारिका सेतु इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि पीएम के तौर पर टफ डिसीजन लेना और उन्हें बिना किसी देरी के इम्प्लीमेंट कराना ही मोदी का प्राइम ऑब्जेक्टिव रहा। और एक बड़ी वजह यह भी रही कि 17 में जब इस पुल को मोदी ने इनॉग्रेट किया, तब असम में कांग्रेस की नहीं, सर्बानंद सोनोवाल की बीजेपी सरकार थी। मोदी से पहले नई दिल्ली के पॉलिटिकल क्लास को सालों साल से चलता है एटीट्यूड वाली बीमारी ने घेर रखा था। इसका शिकार देश के वीर सपूत भी हुए। नेशनल वॉर मेमोरियल की मांग सदियों से चली आ रही थी। आप कल्पना कर सकते हैं, 1960 में पहली बार पंडित नेहरू के टाइम में नेशनल वॉर मेमोरियल का प्रस्ताव रखा गया था। मोदी के आने से पहले तक देश ने 14 प्रधानमंत्री देखे, लेकिन नेशनल वॉर मेमोरियल पर काम शुरू होना तो छोड़िए, इस प्रस्ताव को ही मानो ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। यूपीए के समय एक बार कोशिश हुई भी तो शहरी विकास मंत्रालय ने अड़ंगा लगा दिया। इस प्रस्ताव को जमीन पर उतारने का काम मोदी ने ही किया। इसकी शुरुआत मोदी ने पीएम बनने के साथ ही कर दी। अक्टूबर 2015 में नेशनल वॉर मेमोरियल बनाने का प्रस्ताव पास हुआ और 500 करोड़ रुपए म्यूजियम और मेमोरियल के लिए सैंक्शन किया गया। 14 में मोदी के आने के 1 साल बाद ही देश का दिल कहे जाने वाले दिल्ली में इंडिया गेट के पास युद्ध स्तर पर नेशनल वॉर मेमोरियल का काम शुरू हो पाया और इस तरह 59 साल पुराने सपने को मोदी ने 2019 में साकार कर दिया। और जो नेता, जो पार्टियां दशकों तक चुपचाप तमाशा देखती रहीं, देश की सेना को नहीं परिवार को ही प्रमोट करती रहीं, उन्हें इस तरह आईना दिखाया। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के मर्डर केस में मनप्रीत सिंह नाम के एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। मनप्रीत सिंह को पंजाब पुलिस ने उत्तराखंड से अपनी कस्टडी में लिया है। उत्तराखंड एसटीएफ ने कल मनप्रीत सिंह समेत 6 लोगों को हिरासत में लिया था। पंजाब पुलिस ने आज मनप्रीत सिंह को कस्टडी में लेकर कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने मनप्रीत सिंह को 5 दिन की रिमांड में सौंप दिया है। आरोप है कि मूसेवाला के मर्डर में इस्तेमाल हुई गाड़ी का इंतजाम मनप्रीत सिंह ने ही किया था। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।